हेलो एंड वेलकम टू वाइश IAS। इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम एक क्रोनोलॉजिकल वे में हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुका है। हमारे पहले चैप्टर्स में हमने देखा स्टोन एज को। स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, एंड उसके बाद आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर्स में देखा था। एंड अभी इसके बाद जो मैं पढ़ना, जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है उसके बाद में हमारा वैदिक एज शुरू हो जाता है। और वैदिक एज कोई अकेला एज नहीं होता जो शुरू होता है, उसके साथ में मेगालिथ एज भी शुरू होता है, मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं। आप ऐसे समझो, पहले स्टोन एज आया, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन होते होते हम इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आए, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में वैदिक एज आया, तो वैदिक एज के साथ कंटेम्पररी में मेगालिथ एज भी चल रहा था। वैदिक एज जो था वो हमारे इंडस वाले रीजन में चल रहा था, एंड जो मेगालिथ एज चल रहा था, मेगालिथ पीरियड, वो हमारे साउथ वाले रीजन में चल रहा था। ओके, उससे पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनो। जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के UPSC की प्रिपरेशन करना चाहता है वो यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकता है। आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी और आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो हरी अप नाउ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम इस चैप्टर में वैदिक एज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वेट, मैं पेन ले लेती हूँ, एक सेकेंड। यस। सो लोग कहते हैं, एंड हमारे हिस्टोरियंस वगैरह जो है वो कहते हैं कि वैदिक एज में ही हमारे जो आर्यंस थे वो इंडिया में उनका आगमन हो चुका था। और मतलब ये लोग उस टाइम पे इंडिया में आ गए थे लोग। ओके, ना इस चैप्टर में हमें जैसा कि आप लोगों ने वेद के बारे में सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हमें मेनली यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है। और ऋग्वेद, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही ओल्डेस्ट कंपोजिशन है हमारे संस्कृत में। ओके, ऋग्वेद, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, तो ये आप कह सकते हैं बहुत सबसे ओल्डेस्ट बुक है, हमारा बहुत ही पुराना किताब है ये। तो वो सबसे पहले जो किसी ने लिखा था ना, ये मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखा गया था, वो बाद में प्रिंट हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जब डेवलपमेंट हो गई उसके बाद ये प्रिंट हुआ। तो मेनली 4 वेदास होते हैं। इस वाले चैप्टर में हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाकी जो ये तीनों वेद है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इससे समझो कि जो ऋग्वेद है ना वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, और इसमें मतलब 1800 के आसपास या फिर 1800 ही, बट आपकी बुक में दिया है मोर देन 100 हाइम्स। हाइम्स का मतलब होता है श्लोक, मंत्र, जिसको लोग हिंदी में सुक्त कहते हैं। सुक्ता और सुक्त, यू कैन से एनीथिंग, एंड उसको इंग्लिश में वेल सेड कहा जाता है। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन आता है आपके पेपर में। ओके, और जो ये हाइम्स हुआ करते थे, मतलब जो ये श्लोक हुआ करते थे ना, वो गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए हुआ करते थे, जो एंटिटीज़ वगैरह होती थी एट दैट टाइम। जैसे आज हम लोग पूजा करते हैं ना अपने भगवान की, शिव जी की, दुर्गा माँ की, एंड कुछ लोग अपना अलग रिलीजन, तो वैसे उस टाइम पे ये जो हाइम्स हुआ करते थे ना, या फिर आज भी जो हाइम्स हुआ करते हैं ऋग्वेद के, वो मेनली गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए ही हुआ करते हैं। गॉड एंड गॉडेसेस तो बहुत सारे थे, बट इन 3 लोग इम्पॉर्टेंट थे काफ़ी। अग्निदेव, जिसको आज भी हम लोग अग्निदेव को बोलते हैं हम लोग कि वो देव हैं, उनका अपमान मत करो। इंद्र और सोम। ना अग्निदेव मतलब गॉड ऑफ फायर। ओके, इंद्र मतलब अ वॉरियर गॉड, एंड सोम मतलब ना, सोम एक प्लांट हुआ करता था जिसका ये लोग जो अर्लियर पीपल थे वो लोग एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक बनाते थे जिसको हम लोग सोम रस के नाम से जानते हैं। तो ये मेनली ना 3 गॉड को ये लोग रेफ़र करते थे लोग, अग्नि, इंद्र और सोम। अच्छा, अर्लीस्ट पीपल से मुझे याद आया, पहले उसको जो अर्लीस्ट पीपल हुआ करते थे ना, वो पहले स्टोन का बहुत यूज़ किया करते थे। दैट इज़ वाई उस पीरियड को स्टोन एज भी कहा जाता है। ओके, नाउ आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो हमारे ये ऋग्वेद है ना, उनको सेजेस ने कंपोज किया है। कहने का मतलब, व्हाट डू मीन बाय सेजेस? सेजेस मीन्स ऋषिज जो है ना, उन्होंने कंपोज किया है। ओके, नाउ आपको ये मार्क वर्क कर लेना है इधर, अग्नि, इंद्र एंड सोम, आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आपकी बुक में ना एक कहानी बताई गई है। जो ये ऋग्वेद हुआ करता था ना, इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस भी हैं, बहुत सारे फीचर्स भी हैं। फीचर जैसे कि एट दैट टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह डेवलप नहीं हुई थी, तो इसको ना लोग ओरली
ट्रांसफ़र किया करते थे, मतलब ओरली ट्रांसमिट किया करते थे। कोई एक इंसान बोलता था एंड पूरे लोग सुनते थे, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो भी सुन पाते थे। एंड ये जो ये ओल्डेस्ट कंपोजिशन है ना ऋग्वेद, ये आज के मतलब ये तो संस्कृत में लिखा गया था, बट जो आज का संस्कृत है ना उससे बहुत ही डिफरेंट हुआ करता था एट दैट टाइम का संस्कृत। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड इसको बहुत ही केयरफुली लिखना पड़ता था, बिकॉज देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस के लोग बार बार उसको मिटा के लिखते हैं, तो उन लोगों को बहुत ही केयरफुली लिखना पड़ता था। अच्छा, हिस्टोरियंस जो हैं वो ऋग्वेद को पढ़ते कैसे थे? ओके, नाउ सी, यहाँ पे एक तो वो डायलॉग्स के फॉर्म में पढ़ते थे। आपके बुक में ना एक स्टोरी दी गई है, नॉट स्टोरी, एक ऋग्वेद का एक पार्ट दिया गया है जिसमें दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। एक ऋषि विश्वामित्र हैं और दो ठो रिवर हैं, रिवर ब्यास और रिवर सतलज। ओके, उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। विश्वामित्र जो है ना वो काफ़ी दूर से आते हैं, तो उनको रिवर क्रॉस करना होता है। मैं एक शॉर्ट स्टोरी में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो जो विश्वामित्र हैं वो बहुत दूर से आते हैं और उनको इंडस रिवर क्रॉस करना होता है, तो वो वहाँ पे आके रिवर से प्रे करते हैं कि आप मुझे जाने दो। मतलब प्रे करते हैं, ऐसे नहीं बोलते, वो प्रे करते हैं अपने पूरे भावना के साथ में। वो प्रे करते हैं कि आप मुझे जाने दो, और वो जो रिवर्स होते हैं ना उनको काऊ और हॉर्सेस से कंपेयर करते हैं। ओके, तो बदले में रिवर का रिप्लाई भी आता है कि हाँ आप चले जाओ। ओके, मतलब वो लोग अलाउ कर देती हैं जाने के लिए। तो आप थोड़ा सा एनालाइज़ करो कि जो आज हम लोग गऊ माता कहते हैं ना, काऊ, वो हमारे एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं। तो अब काऊ का सिग्निफिकेंस देखो। हॉर्स, जो चैरियट्स में जो रथ हुआ करता था ना, क्योंकि विश्वामित्र जी जो थे ना वो अपने रथ से ही आ रहे थे, दैट इज़ वाई उन्होंने हॉर्सेस एंड काऊ वगैरह से कंपेयर किया। तो आप समझो हॉर्स का और काऊ का सिग्निफिकेंस कितना है, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस समझो, थोड़ा सा एनालाइज़ करो। ओके, एंड फिर जो ये ऋग्वेद है ना इसमें इन्होंने बता रखा है कि जो कैटल्स हैं और जो हॉर्सेस हैं और जो चैरियट्स हैं, मेनली इनका सिग्निफिकेंस क्या है ऋग्वेद में? देखो, ऋग्वेद में ना बहुत सारे प्रेयर्स हैं वो कैटल्स के लिए किए गए हैं और हॉर्सेस के लिए, और चिल्ड्रन मतलब फीमेल नहीं, मेल चिल्ड्रन के लिए काफ़ी करे गए हैं। हॉर्सेस के लिए क्यों किए गए हैं? क्योंकि जो हॉर्सेस, ये वही हॉर्सेस हुआ करते थे ना जिनको चैरियट्स मतलब होता है रथ, और रथ के आगे जो घोड़े लगे होते हैं ना वही वाले हॉर्सेस जो कि बैटल्स में लड़ाई किया करते थे। ओके, एंड वो लोग जब बैटल में लड़ाई करने जाते थे लोग ना, तो क्यों लड़ते थे लोग उस टाइम पे? बिकॉज देयर वर नो टैक्सेशन एंड ऑल। तो क्योंकि अपने लैंड के लिए लड़ते थे लोग। पहले तो अर्लीस्ट पीपल हुआ करते थे, उसके बाद में जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वैसे वैसे चीज़ें आगे ग्रो होती गई, तो लोगों को लैंड तो चाहिए ना, खेती वेती बढ़ी, अपने जो डोमेस्टिकेशन करना जो स्टार्ट किया था उन लोगों ने एनिमल्स को, उसको उन लोगों को कहीं पे तो ग्रेस करने के लिए चाहिए ना। तो वो लोग पास्चर लैंड के लिए लड़ाई किया करते थे लोग। कभी ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब अपना जो क्रॉप होता है उसको उगाने के लिए बैटल्स वगैरह बहुत सारी हुई हैं। एंड कभी कभी तो वाटर के लिए भी लोग लड़ लिया करते थे लोग। एंड होता क्या था, जो राजा जीतता था ना, अब दो लोग के बीच में तो लड़ाई होगी ना, तो दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होगी तो जो कोई एक जो होता था वो जीत जाता था। तो वो क्या करता था ना, वो जितनी भी वेल्थ हुआ करती थी, वेल्थ मतलब सोना चांदी जो कुछ भी मिला उनको, वो लोग जो जीता हुआ करता था वो अपने साथ लेके आता था। एंड मेन जो पार्ट होता था, मेनली वो वेल्थ होता था, वो अपने पास वो जो राजा था वो रख लेता था। कुछ बचा कुचा प्राइस को देता था, कुछ बचा कुचा अपने जो लोग थे ना उनको बांट दिया करते थे लोग। एंड जब ये लोग जीत के आते थे लोग ना, तो ये लोग एक सैक्रिफाइस देते थे लोग, मतलब एक कह सकते हो यज्ञ करवाते थे लोग, जिसमें आपने कभी ओल्ड टीवी सीरियल्स में देखा होगा, लोग बलिदान देते हैं, कभी एनिमल्स का, कभी घी का, कभी मतलब जो भी चीज़ आपके पास है, कभी ग्रेन्स, कभी घी, या फिर कभी कभी केसेस में आप देखोगे कि एनिमल्स का भी ये लोग बलिदान दे दिया करते थे लोग। एंड यस, उस टाइम पे कोई आर्मी वार्मी नहीं हुआ करती थी। ओके, आर्मी थी बट बाद में डेवलप हुई है। एंड आर्मी थी उस टाइम पे, बट ऐसे डेवलप्ड आर्मी नहीं थी जैसे हमारे मॉडर्न इंडिया में देखने को मिलती है। तो जो मेनली जो वहाँ के जो लोग थे ना वही लोग लड़ाई किया करते थे लोग। ओके, लेकिन हाँ, आर्मी नहीं थी इसका ये मतलब नहीं कि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। वो लोग एक जगह पे मिलते थे लोग, अपने लीडर्स को वो जनता वहाँ की खुद चुनती थी। ओके, नाउ आप ऋग्वेद में मतलब आप कैसे लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हो? तो देखो, उनके टर्म ऑफ वर्क के बेसिस पे, मतलब उनके काम के बेसिस पे दो टाइप के लोग थे, एक थे प्राइस्ड, एक थे राजा। दोनों की ना कभी बनती नहीं थी, अपने में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। ओके, ना एक कम्युनिटी के बेसिस पे देखा जाए तो जन मतलब लोग होता है। आज भी आप लोग कहीं चले जाओगे तो जन का यूज़ होता है, जन वर्ड का। नाउ विश, व्हाट इज़ विश? विश से ही वैश्या बना है। ओके,
आप देखोगे बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी, पुरुजन या फिर पुरुविश जिसको कहा जाता है, भारत या फिर हाँ भारत ही है, भारत जन और विश, यादुजन और विश, ऐसे बहुत सो ऑन एंड ऑन बहुत सारे हैं। ओके। एंड जो क्या हुआ करता था ना, जो राजा हुआ करता था, जब वो बैटल जीत जाया करता था तो वो ना अपने अपोजिशन जो उनके खिलाफ जो लोग थे ना, वहाँ से कुछ लोगों को पकड़ के ले आते थे एंड उनको ना दास बनाते थे लोग। दास मतलब वही दास है जिनको बाद में जाके स्लेव कह दिया गया, मतलब नौकर समझते हो, आज के ज़माने में लोग उसको नौकर बोलते हैं, बट इन एंशियंट टाइम उसको उनको दास बोला जाता था, या फिर यहाँ पे एक और वर्ड लिखा गया है, दास यूज़ बोला जाता था उनको। ओके। अब ये जो स्लेव्स हुआ करते थे ना, वो मेन भी हुआ करते थे, वुमेन भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि बस मेन को ही लेके आते थे लोग। ठीक है। नाउ अब देखो हमारा ऋग्वेद यहाँ पे ख़त्म होता है। ऋग्वेद के साथ साथ हमने अभी बताया कि कंटेम्पररी में हमारा वो भी चल रहा था, क्या बोलते हैं उसको, मेगालिथ पीरियड भी चल रहा था। तो आप इससे समझो, मेगालिथ पीरियड जो था ना, वो यू कैन से बरियल साइट्स जो हुआ करते थे, लाइक किसी की डेथ वेथ हो गई ना, तो पहले के टाइम पे तो आपको पता ही है कि लोग अब उनको बरीड नहीं करते थे लोग, दफनाते वगैरह नहीं थे लोग। बट जब मेगालिथ पीरियड आना तो उन लोग का ये कल्चर भी उन लोगों का स्टार्ट हो गया। ओके। इन्हें कहाँ कहाँ पे था, आप देखोगे डेक्कन में, साउथ इंडिया में एंड नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में। वेट मैं दिखाती हूँ, लाइक सी, ये आप देखोगे ना, एक सेकेंड, ये जो हमारा जो ये ग्रीन ग्रीन में दिया है ना, आप इधर देख सकते हो, मेगालिथ साइट इधर लिखा हुआ है ये, फिर ये ब्रह्मगिरी ये यहाँ पे। एंड अभी आप इसमें बहुत सारे, आप अपने मैप में आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप उसको सर्च कर सकते हो, तो आपके एनसीईआरटी में साइट वाइट दी गई हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ना। ओके। एंड जो मैंने अभी दिखाया ना ब्रह्मगिरी, वो कहाँ पे था, वो साउथ इंडिया में था। तो जो मेगालिथ कल्चर था ना, आप भूलना मत, मेगालिथ कल्चर साउथ इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। ओके। एंड आप देखोगे कि मतलब साउथ इंडिया में प्रेवलेंट था बहुत ज़्यादा, मेनली वहीं पे हुआ करता था। आप देखोगे कि इस टाइम पे ये लोग क्या करते थे लोग ना, जो जिस पर्सन की डेथ हुआ करती थी उनको तो ये लोग बरी तो करते ही थे लोग, दफनाना एंड ऑल वो सब। साथ में ना इन लोग के लिए ऑर्नामेंट्स वगैरह, मतलब आज के भी टाइम पे देखोगे कि कस्टम चलता आ रहा है, बट ऐसा लोग नहीं करते आज के टाइम पे, ऐसा नहीं होता है। बट इन एंशियंट टाइम पे जब उनको उनका क्रियाक्रम वगैरह किया जाता था, तो उनको जो जिस बरियल साइट पे उनको दफनाया जाता था ना, उनके साथ में अर्थन पॉट्स वगैरह कुछ हुआ करती थी, जो कि यूजुअली रेड एंड ब्लैक वेयर में हुआ करती थी। कुछ टूल्स, कुछ आयरन के वेपन्स, कुछ ऑर्नामेंट्स, मतलब जिससे जितना हो पाए। ओके। वो लोग साथ में दफनाते थे लोग। एंड इन लोग का मतलब क्या था कहने का, कि ये लोग ये सोच के ऐसा करते थे लोग कि जब ये दूसरे वर्ल्ड में जाएगा तो उसको वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल होंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड कुछ स्केलेटन के पास तो पॉट्स भी मिले जाए, लाइक जो ये ब्रह्मगिरी था ना, मैंने अभी दिखाया उधर, वो ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन के साथ साथ 32 गोल्ड बीड्स, मतलब सोना। इमेजिन उस टाइम पे कितना ये लोग एडवांस हो चुके थे। 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स, 1 काउंसिल। काउंसिल मतलब ये एक वेयरिंग टाइप का होता था उन लोग का। ओके। एंड उसके बाद आप इससे देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे क्लासेस भी हुआ करती थी, बिकॉज़ कुछ जो बरियल साइट्स है ना, उनके साथ बस एक नॉर्मल सा पॉट्स ही रखा जाता था उनके साइड पे। बट आप कुछ को देखोगे ना, तो उनके पास बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सब रखे जाते थे। तो आपको इससे पता लग रहा है कि वहाँ पे क्लासेस की डिविजन्स भी हुआ करती होंगे एट दैट टाइम पे। ऐसे एनालाइज करके पढ़ना है। ओके। रिच और पुअर के बीच में हो सकता है कुछ चीफ्स रहे हो, कुछ लैंडलॉर्ड्स रहे हो, कुछ पुअर लोग रहे हो। ओके। एंड नाउ वर बरियल्स स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। कहने का ये मतलब है ना कि मैं फ़ोटो शायद मैंने इधर लगाई होगी, सी, ये जो बरियल साइट है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये रेक्टेंगल सा बीच में लगा हुआ है, या तो लोगों को इसमें वो लोग करते थे लोग, बरीड करते थे लोग, या फिर इसके जो आसपास जो स्टोन रखा हुआ है ना, इसके नीचे ही बरीड करते थे लोग। तो प्रॉब्लम इन लोग के साथ ये थी ना कि अब सब लोग एक साथ तो मरेंगे नहीं, एक एक करके ही ना ऐसा लोगों की डेथ होती है। तो होता क्या था, मान लीजिए कि किसी के फैमिली से किसी का डेथ हुआ, तो इनको ना ऐसे किसी जगह पे ये लोग बरी कर देंगे लोग। ओके। 10 साल के बाद उनके फादर मदर या फिर किसी का डेथ हुआ, उनको भी सेम जगह पे ही ये लोग बरी करेंगे लोग। दैट इज़ वाई यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगुलर सा स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, यू कैन सी हियर।
ऐसा इन लोगों ने शेप बनाया था। ओके, तो इससे पता लगता है कि जो फैमिलीज़ हुआ करती थी ना, वो एक जगह पे उनको बरीड किया जाता था। ओके, एंड ये लोग अंदर कैसे जाते थे लोग, वेट मैं दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको रेक्टेंगल में जो है साइड में होल सा बना हुआ है, इसके थ्रू जो नेक्स्ट जिनकी भी डेथ होती थी उनको अंदर ये लोग भेजते थे लोग। ओके, नाउ सी, एक इनाम गाँव है, जगह है, ठीक है। आप मैप में, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए कि आप लोग इनाम गाँव कहाँ पे है, कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने, तो आपको वो रिवर मार्क करके बताना है मुझे। ओके, बताने से याद आया, वीडियो पे लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड बहुत सारे कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये लेक्चर लग कैसा रहा है। ओके, सो यहाँ पे ना एक स्पेशल बरियल साइट था। यू नो व्हाट, पहले के जो अलग से जो बरियल साइट थे ना, वो थोड़े से डिस्टेंस पे हुआ करते थे, मतलब कब्रिस्तान वगैरह, ग्रेवयार्ड आप आज भी अलग ही साइड पे हुआ करते हैं। तो ये इनाम गाँव में ना, ये कुछ लोगों ने घर में ही ऐसा कर रखा था, एंड उनके आसपास खाना वगैरह रखते थे लोग, और पॉट्स ऑर्नामेंट्स अपने पास से जितना हो पाए वो तो रखते ही थे लोग, बट खाना वगैरह भी रखते थे लोग। बाय दिस मीन्स कि जब ये दूसरे वर्ल्ड में जाएगा तो उनको ये खाना वहाँ पे काम देगा, उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन लोग की ऐसी वाली थिंकिंग थी। ओके, तो वहाँ पे पाया गया, अच्छा वो लोग ना नॉर्थ के साइड पे सिर होता था, साउथ के साइड पे पैर, जो कि आज भी आप लोगों ने सुना होगा अपने पेरेंट्स या फिर अपने बूढ़ी दादी वगैरह से, लोग कहते हैं कि साउथ के साइड में पैर करके नहीं सोते। ओके, आई थिंक ऐसा ही कुछ रीजंस होता होगा, तो उसको वो लोग ऐसे बरी किया करते थे लोग। एंड आप एक जगह पे देखोगे, इनाम गाँव में ही एक एरिया में देखोगे कि एक मैन को बरी किया गया था इतने सारी चीज़ों के साथ में। सोचो, मतलब हाउ पीपल एडवांस, मतलब कितने एडवांस थे वो लोग। उसके बाद आप देखोगे, मतलब काफ़ी एक एडवांसमेंट होता है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी थी। इसके बाद अब ये बरियल साइट्स वगैरह मिलना, उसके बाद उनके साथ ये सब बरी करना छोटी बात नहीं होती है उस टाइम के लोगों के लिए। ओके, आप अगर पता करोगे ना ऑक्यूपेशन, अच्छा आप इससे खुद समझो, आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, उन्होंने बहुत सारी लाइक वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम, सीसम समझते हो, पेड़ होता है बहुत बड़ा सा, विलेज एरिया में बहुत मिलता है या फिर फॉरेस्ट एरिया में बहुत मिलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इन सब के सीड्स मिले हैं, एविडेंसेस। क्या समझते हो आप इससे? फूड बहुत अच्छी, वहाँ पे फूड की डेवलपमेंट थी। हाउ एडवांस दे वर यार। नेक्स्ट, जो कुछ एनिमल्स के ना बोन्स मिले हैं और उस पर ना कट मार्क हुआ है। कट मार्क कहने का ये मतलब है ना, दो मतलब निकलते हैं यहाँ से। हो सकता है या तो खुद ही वो लोग एनिमल्स को मार वार के खाए होंगे लोग, या फिर जब शिकार किए होंगे लोग तो एनिमल्स पे कट मार्क लग गया होगा। ओके, उस एनिमल्स में कौन कौन आता है? बेफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, डियर, ब्लैक बक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, फ्रूट्स के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, बहुत सारी बेरीज वगैरह कलेक्ट हुई हैं। ओके, नाउ ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड होता है। आप लोग प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स करके बताना कि ये लगा कैसा। और हिस्ट्री को पढ़ने का मतलब कभी चैप्टर वाइज मत पढ़ना, क्रोनोलॉजिकल मैनर में पढ़ना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।